चंद मिनट तक इधर उधर की बातों के बाद वो दोनों साथ ही बाहर निकले थे। बरामदे से पोर्च में उतरने के बाद जागीर उसका हाथ टर्न कर उसे खुले हुए लान की तरफ लेता चला गया और फिर उसे घूरते हुए बोला, तुमने मुझे खामोश रहने का इशारा क्यों किया था? इस मामले में जागीर की उलझन बताती, क्योंकि उसकी दानिश में जियो हाउस में बिग नस्ब होने का मामला एक राज था जिसे बाद में फोन पर उस पर जाहिर किया था और डेली को उस राज से लाइन होना चाहिए था, मगर उसने जिस तरह जहांगीर को खामोश होने का इशारा किया था उसे जाहिर होता था कि वो मामले से पूरी तरह बाखबर था। और जहांगीर यह भूल चुका था कि डैनी की हमदर्दी में वो खुद उसे जीवा हाउस में बेदिस की मौजूदगी की खबर दे चुका था। जहांगीर वहां से निकलता हुआ सीधा अपने घर पहुंचा था। उसके पहुंचते ही तारक भी वहां पहुंचा हुआ था। उसे तारक से पूछा कि क्यों आए यहाँ, फिर कहाँ जाता? तारक ने हैरत से सवाल किया, पता नहीं कौन लोग थे और मुझसे क्या चाहते थे। रोए जमीन पर तुमसे बड़ा अहमक मिलना मुश्किल है तारिक, जहांगीर दांत पीसते हुए बोला। उसकी रग बस डैनी से ही थपती थी, पर तो तारक और नादिर पर तो बुरी तरह हावी रहता था। अगर तुम्हारी कहानी दुरुस्त है जो तुम बता रहे हो, वो तुम्हारे ही घर में चूहे की तरह कह सकते थे। बिजली उड़ाकर हाथे में नकलो हरकत करने का मतलब ये है कि वो तुम्हें खौफजदा करके घर से बाहर हाँकना चाहते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि ऐसे मखदूश हालात में तुम किससे महफूज ठिकाने का रुख करती हो। तुम अपनी दारिश में उन्हें चकमा देकर यहाँ आ गए, मगर उनके किसी आदमी ने जरूर तुम्हारा पीछा किया होगा और तुम काट के उल्लू की तरह अपने ताक्कु में उसे यहाँ ले आए। ऐसा ही बोधापन करने से पहले या वहां से निकलने से पहले मुझे फोन कर लिया होता। कोशिश की थी, तारक उससे निगाहें चुराते हुए बेजान से लहजे में बोला, मगर मैं घर के लाइन बेजान थी, शायद उन्होंने तार काट दिए थे और रास्ते में कहीं फोन नहीं था। जहांगीर ने जहरीले लहजे में कहा, तुम बिल्कुल दफ्तर हो तारक, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अपनी हमाकतों से न सिर्फ तुम खुद मरोगे बल्कि मुझे भी बेमौत मरवाओगे। तुम ठीक कह रहे हो, तारक बुलाई हुई आवाज में बोला। मेरी अपील माऊफ होकर रह गई थी, वरना यहाँ आने से पहले मुझे कहीं से फोन कर लेना चाहिए था। मगर सवाल तो ये है कि अब मैं क्या करूं? घर पर कुछ माल वगैरह तो नहीं है? कदे तौक़ुफ़ के बाद जहांगीर ने सवाल किया और तारिक ने अपने सर नफी में हिला दिया, जिस पर जहांगीर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, फिर तुम अपने किसी एजेंट से 2 आदमियों का बंदोबस्त करो और खुफिया तरीके से अपने घर में घुसने की कोशिश करो। मैदान साफ हो तो अगली हदायत तक वहीं महतूत हो जाओ। तसादुम की नौबत आए तो शहर में कहीं भी रुपोशी इख्तियार करके उसे फोन पर रात तक कायम करना। और अगर तारक ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन जहांगीर ने बुखलाए हुए अंदाज में हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और बोला, तुम जरा बैठो, मैं अभी चंद मिनट में वापस आता हूँ। यह कहकर वो अंदर अपनी ख्वाबगाह की तरफ जाने के बजाय ऊपरी मंजिल पर जाने वाले जीनों की तरफ हो लिया, क्योंकि उसे अपनी जेब में रखे हुए ऑपरेटर्स पर हल्की सी टिक टिक सुनाई देने लगी थी और वो बीवी की नजरों से कतई महफूज रहकर उस आले को इस्तेमाल करना चाहता था। ऊपर पहुंचकर उसने जीनों के इख्तिताम पर लगा हुआ दरवाजा अंदर से बुलेट कर दिया और रोशनी इजलाते हुए कमरे में जा घुसा। ऑपरेटर्स निकालकर उसने एरियल बाहर खींचा और स्विच ऑन कर दिया। फौरन नीचे बिड़बिड़ाती हुई आवाज सुनाई थी जिसमें गुराट का आंसर नुमाया था, हेलो T1 कॉलिंग T2 ओवर, T2 रिसीविंग सर ओवर। जहांगीर ने धड़कते देख के 60 ट्रांसमीटर पर पहली बार अपनी आवाज नजर की। टेडी से तो जो कुछ मालूम हुआ उसमें ये अहम इजाफा और कर लो कि बिफोर हम दोनों से बरतर है। वक्तन फवक्तन तुम्हें उससे भी बराह रास्त हदायत मिलती रहेंगी। उसके अलावा तुम तारिक से दूर रहोगे, को खतरनाक हो गया ओवर। वो मेरे ड्राइंग रूम में मौजूद है सर, जहांगीर ने कहा और फिर वह सब दोहराता चला गया जो तारिक से सुन चुका था। फिर जो यूज नवी बात मुकम्मल करके लाइन ओवर की रिसीवर पर D1 के बजाय एक नई भराई हुई आवाज सुनाई देने लगी, इट इज बी फॉर कॉलिंग T2। तारिक को तुम्हारा मशवरा मुनासिब है। उस बराह रास्त तुम्हारे पास आकर हमाकत की है। ये उससे तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी, उससे ये जरूर मालूम करना कि उसका पीछा करने वालों में जोड़े शानों वाला एक ऐसा कोई इतराज का मत शख्स तो नहीं था जो हल्की से लगड़ाहट के साथ बाली टांग पर जोर डालकर चलता। ओवर ओके सर, जहांगीर ने जवाब देते हुए अपनी आवाज में हल्की सी लज़्ज़िश महसूस की। हुक्म पर लफ्ज ब लफ्ज अमन होगा ओवर। तारिक का मुकाबला मैं खुद देख लूंगा, कोई भी अहम पेशरफ्त हो तो तुम मुझे बराह रास्त रिपोर्ट दोगे। वही आवाज सुनाई दी। फिर वो दूसरे जैक से मुखातिब हो गया, D1 अब तुम अपनी बात मुकम्मल कर सकते हो, D2 तुम्हें अब थोड़ी सी मेहनत कर देंगे। D1 की आवाज उभरी, तुम अपने आदमियों समेत गुमनाम रहकर हीरोइन की आवा हर नशे की मुखबरी करोगे। चंद रोज में शहर से चल शराब और दूसरे नशों का सफाया हो जाना चाहिए ओवर। मेरे आदमी शहर में कोराम मचा देंगे सर ओवर। जहांगीर पुरजोश लहजे में बोला। यह एहसास उसके लिए बहुत शदीद था कि वो बैक वक्त नायब सरबराह और सरबराह से मुखातिब था। इस एहसास के साथ ही उसे अपनी जानिब से रात तक काम करने की इजाजत भी मिली थी। विश यू ऑल द लक ओवर एंड ऑल। इख्तितामी कलमात के साथ ही D1 की आवाज मातूम होगी। जहांगीर ने ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में रखा और चंद सानियों बाद बिजाज चेहरे के साथ नीचे ट्रंक रूम में जा पहुंचा। जहां तारक उसके इंतजार में बेचैनी से ठहर रहा था। चेहरों पर जहांगीर के कदमों की चाप सुनते ही वो उसकी तरफ घूम गया। जो लोग तुम्हें हरासा कर रहे हैं उनमें जोड़े चानों वाला एक ऐसा कोई इतराज का शख्स तो नहीं था जो हल्की सी लगड़ाहट के साथ बारी डांग पर जोर डालकर चलता।
जागीर उसके करीब पहुंचकर सवाल किया तो तारिक हैरत से उछल पड़ा और उसकी आंखों के ढीले कुशादा हुए। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने हैरत और बेयकीनी के आलम में सवाल किया। सवाल करने की बजाय जवाब दो। जागीर ने आनज़ आमेज़ लहज़े में कहा। 3 दिन पहले उसी पर मेरी तवज्जो मबसूल हुई थी। तकरीबन 3 घंटे तक मैं शहर के मुख्तलिफ मकामात पर उसे अपने आस पास से देखता रहा था। वो सफेद रंग की फाक्सी में था। फिर जब वो सीधा मेरे पीछे आने के बाद एक गली में घुस गया तो मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। आज शाम शेर शाह में वो मुझे चंद लम्हों के लिए दोबारा नजर आया था। फिर मैं उसे तलाश करता ही रह गया, लेकिन वो कहीं दे आया। उसे मैं देख लूंगा। जहांगीर ने बुरे एतमाद लहजे में कहा। तुम जाओ और जो कुछ मैंने बताया है उस पर अमल करो। जरा एक फोन कर लूं? तारिक ने इजाजत से कहा और जहांगीर ने बेपरवाही से अपने सर बात में हिला दिया। जैसे ही तारिक की चिउटा आगे बढ़ी, जहांगीर के मकान से कुछ दूर एक तारीख कड़ी में खड़ी हुई सफेद फाक्सी भी सड़क पर रिंग आई और तारिक की कार के पीछे रवाना होगी। उसके स्टीयरिंग व्हील पर कुशादा सान और मजबूत जिस्म वाला एक तवील कामर शख्स मौजूद था, जिसकी रग-रग से चालाकी और जहानत का इजहार हो रहा था। उसने अपनी गाड़ी के हेडलैम्प्स रोशन नहीं किए थे। उसके बावजूद वो यूं मुहार से कार चला रहा था जैसे सारे रास्ते उसके देखे भाले हो। वो मुनासिब फासले से तारिक के पीछे आ रहा था। फिर जूली कतई ड्यूटा एक मसरूफ शाहरा पर घूमी कुशादा शानों वाले लिफाक्सी के हेडलैम्प्स रोशन कर दिए। रात ढल रही थी, इसलिए सड़क पर ट्रैफिक पासात कम था। लिहाजा अगली कार तेज रफ्तारी से जा रही थी। गार्डन रोड पर अगली कार अचानक तो बाएं जानब फुटपाथ के किनारे रुकी और स्ट्रीट लाइट की नाकाम रोशनी में दीवार के सहारे खड़े हुए 2 आदमी लग के अलकार में सवार हो गए। अभी लम्हे कतई ट्यूटा फिर आगे रवा होगी। कुशादा शानों वाले के चेहरे पर तशवीश के आसार उमड़ आए। पता नहीं वो दोनों कौन थे और तारिक ने उन्हें अपनी कार में जो बिठा था। जमशेद रोड तक ताकुब आसानी जारी रहा। खतरनाक सूरत वाले का अंदाजा था कि तारिक को आखिर तक अवध ताकुब का शुबा हो सका था। वो इत्मीनान गली के तारीक नुक्कड़ पर फाक्सी रोक कर तारिक की कार को उसके हाथे पर मुड़ते देखता है और फिर अपनी कार गली में मोड़कर अंधेरे में पार्क करती। चंद सालों बाद वो कार से निकला और उसे लाग करके आहिस्ता आहिस्ता तारिक के मकान की तरफ बढ़ने लगा। पेश हर तरफ वीरानी का राज था। कुशादा शानों वाले ने फाटक से उचक कर अंदर का चाय चलिया, जहां हर तरफ अथाह सन्नाटे की हुक्मरानी थी। वह हथेलियों पर जोर देकर किसी बंदर की ससरात से उछला और अगले ही लबे हल्की सी धक के साथ अंदर कूद गया। कच्ची जमीन पर वो कई सेकंड तक उकड़ो बैठा, चौकन्ने अंदाज में किसी रद्देबल का इंतजार करता रहा, मगर वहां बदस्तूर ऐसा सन्नाटा छाया रहा जैसे कुर्ब जवार में उसके अलावा कोई दूसरा जीरो मौजूद न हो। वह आइज़गी से पंजों के बल खड़ा हो गया। आखिरी रातों का थका हारा चांद उस वक्त बादलों की ओट में था। वो अपने बाएं टांग पर जोर देकर थदर लगड़ाता हुआ उसी समत में बढ़ गया था जिधर अंदर दाखिल होने के लिए वो एक गैर महफूज खिड़की का पहले इंतखाब कर चुका था। फिर जो ये वो इमारत करीब पहुंचाकर मिछाड़ियों की ओर से एक बेआवाज चोरा लपका और उसकी अकबी पसलीना तोड़ता हुआ बाएं पहलू में उतर गया। उसके हल्क से मुहूम सी आवाज निकली, दोनों आग बेबसी से फिजा में लड़ाए और फिर वो किसी कटे हुए शायतीर की तरह कच्ची जमीन पर ढेर हो गया। तारिक फिर वो खबर सनसनीखेज साबित हुई जो जहांगीर के जरिए फोन पर मिली थी। लाश उस मैं यकीन से मौत पीस में थोड़ा। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे लान में एक लाश पड़ी थी? चाहे तुमने उस बात पर गौर नहीं किया कि तुम्हारा फोन जो डेड होकर रह गया था यक बयक कैसे काम कर रहा था। जहांगीर का लहजा तलक और तल्ज गया था। ओहो, तारिक बुकला कर बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं कसम खा सकता हूँ कि तुम्हारे पास दरवाजा होने से पहले मेरा फोन टिक था। मर्दे वादा तुम्हारा ताकुब करता हुआ मेरे घर तक आया था। जहांगीर की आवाज जहरीली हुई और यहाँ से तुम्हारे पीछे ही गया था। तुम्हारे अंदर घुसने के बाद वो दीवार से अंदर कूदा और ठहर भी गया। वहां मौजूद हमारे आदमी ने उसे ठिकाने लगाने के बाद तुम्हारे फोन के बाहर से कटे हुए तार जोड़ दिए थे। अगर ऊपर वाले अपनी आंखें खुली न रखे वो तुम किसी रोज हमें जहां के थाने में ही तकिल दोगे। आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? तारिक ने इस दौरान ले जमा सवाल किया। दोनों आदमी तुम्हारे पास मौजूद है? जानसामियों के स्कूत के बाद उससे पूछा गया। हाँ, ड्राइंग रूम में बैठे भी रहे हैं, तारिक ने जल्दी से जवाब दिया। तुम्हारे मकान से थोड़ी दूर एक तारीक गली में मर्द वाली की सफेद फॉक्सी खड़ी है। दस्ताने पहनकर लाश उसमें डालो और कार मारीपुर के इलाके में छोड़ दो। कहीं भी तुम तीनों में से किसी की उंगलियों में निशानात न रहने चाहिए। जहांगीर की आवाज उभरी। फिर जरा से ताकुफ के बाद उसने फिर सवाल किया, और दोनों काबिल एतमाद है ना? मर जाने के बगैर जुबान न खोलेंगे? तारिक ने कहा। उस काबिल न होते तो मैं हरगिज उन्हें साथ न लाता। उसका फिक्रा मुकम्मल होती ही लाइन बेचा दोगी और वो रिसीवर रखकर तजवीज़ ज़दा अंदाज में अपनी पेशानी मसलता हुआ टाइम उनकी तरफ चल दिया। टाउस के दोनों मुसल्ला साथी रातवाल की बेगार के ख्याल से अशकाश पीते हुए पैसा बुआल पर रमी खेलकर दी बहरा रहे थे। तारिक जरी की उड़ी उड़ी रंदत देखते ही वो चौंक पे। तारीफ तो है बस। उनमें से एक ने खालस से बाजार लहजे में पूछा, मालूम होता है कि फोन पर कोई बुरी खबर सुन कर आए हो? तुम्हें जिस काम से गया था वो निमट गया। तारिक गहरा सांस लेकर बोला, बाइवलान में एक लाश पड़ी हुई है, ये सब पूरी एहतियात के साथ ठिकाने लगाना है। चलो। दोनों ही बैक वक्त उठ के तही किसी मेन होल में घुसेड़ दी गई।
वक्त भी बड़ा अच्छा जुड़ा है उसने मरने करीब। बाहर कहीं उसकी गाड़ी मौजूद थे। तारक हाथ से उन्हें बैठने का इशारा करते हुए बोला, उसे देख कर आता हूँ, फिर हम लाश उसी में डालेंगे और गाड़ी लाश समेत शहर के दूर इफ्तादा हिस्से में छोड़ाएगी। नैनो खामोश रहे। तारक ने अपना स्काच का अधूरा गिलास खाली किया और फिर बाहर के रास्ते की तरफ चल दिया। पायल हर तरफ सबूत और सन्नाटे की हुक्मरानी थी। तारक जेब में हाथ डाले इंसानियों तक आते का जायजा लेता रहा। फिर उसके लियाहे तारीकी में पड़े हुए एक बड़े से बेहिस्सुर का ढेर पर चमकी। उसने जेबी डाश निकाली और उसी तरफ चल दिया। वो मजबूत जिस्म वाले किसी दराज कामत शख्स की लाश थी। मरने वाला शायद आखिरी लम्हात में नहायत कर्ब के आलम से गुजरा था, क्योंकि उसके दोनों घुटने पेट के साथ जुड़े हुए थे और चेहरा सीने की तरफ मुड़कर जमीन से लगा हुआ था। तारक ने ठोकर से उसका सर सीधा किया और तार की रोशनी में उसका चेहरा देखती ही उसकी आंखें हैर से फैलती चली गई, क्योंकि वो कुशादा शादों वाला वही शख्स था जो अपनी बाईं टांग पर जोर देकर कदर लगड़ाता हुआ चलता था और जिसके बारे में जहांगीर ने उससे खास तौर पर सवाल किया था। उसे हैरत थी कि जहांगीर ने खतरे की इत्तला मिलने की आधे घंटे के अंदर ही अंदर ऐसा मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया था कि उसे हरासा करने वाला किसी जोश रावे के बगैर नहायत खामोशी से मौत के घाट उतार दिया गया था। लाश का और जायजा लेने के बाद तारक उसके बदन को हाथ लगाए बगैर जेबों की तलाशी लेने का मुझे मालूम था कि दुनिया को कोई भी माहिर कपड़ों पर से निशानात अंगुष्ठ नहीं ले सकता। तारक ने मर्द वाले की जेब से रिवाल्वर और चाकू निकाला, फिर दोनों चीजों को रुमाल से साफ करके वापस डाल दिया और दूसरी जेबें टटोलने लगा। आखिरकार बदलून की जेब से उसे मतलूबा चीजें मिल गई। उसकी जेब में कार की चाबी के अलावा दूसरी चाबियां में थी, लेकिन उस वक्त तारक की दिलचस्पी सिर्फ फॉक्सी की चाबी तक महदूद थी। वो बाएं गली में दूर तक सन्नाटे का राज था। वो बिला तामुल एक तरफ हो लिया और फिर उसे एक बगरी गली में सफेद फॉक्सी भी नजर आ गई, जो एक फैले हुए तरफ फिसाए व खासी तारीकी में खड़ी हुई थी। गाड़ी पर एक सरसरी निगाह डालीदार रुके बगैर आगे बढ़ता चला गया, ताकि किसी फाटक की ओट में ऊँगते हुए किसी चौकीदार की गुनूदा निगाहों में ना सके। चक्कर काट दूसरे रास्ते से घर पहुंचा तो दोनों उसे बाहर टहलते हुए मिले। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? तारक ने उनके करीब पहल का कदर तादीबी लहजे में पूछा। पचन हल्का कर रहे थे। उनमें से एक बोला, कुल 350 रुपए, एक चाकू और एक रिवाल्वर मिला है। दसारे बैलों और अगली कड़ी में से सफेद फोक्सी इतर लिया। तारक ने की चैन दूसरे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दसारे तो हर लगते जेब में रहते हैं बस। वो चाबी लेकर फकरिया लहजे में बोला, जब से अपनी इंस्टी शीट खुली है तसानों के बगैर मरे हुए कुत्ते को भी हाथ लगाना छोड़ दिया है। तारक अंदर से बारीक जिल्ली जैसे दस्ताने पहन कर निकला तो दरवाजा मकफे कर दिया। इतनी देर में दूसरा आदमी लाश को सीधा कर चुका था, जो गर्म ओली के बायस अभी तक अकड़ी रही थी। फिर गाड़ी आते ही अगली सीट झुकाकर वो लाश अकबी पायदाद में ठोस गई। उस वक्त तुम तीनों को पहली बार अंदाजा हुआ कि 2 दरवाजों वाली कार हंगामी सूरत-ए-हाल में किस कदर बोगे साबित होती है। उनमें से एक ड्राइविंग सीट पर जम गया, दूसरा पिछली नशिस्त पर चला गया। तारक ने पसेंजर सीट संभाल ली और फिर वो काफिला वहां से रवाना हो गया। जमशेद रोड से गुलशन इकबाल होते हुए वो हसन अस्क्वाइन से लियाकताबाद की तरफ मुड़ गया। वहां से नाजमा आबाद से गुजरकर पुल अबूर किया और साइड में अभी बेंच से बखैर आफियत गुजर गए। क्या सड़क के वस्त में बले हुए पुख्ता आइलैंड पर 3 सिपाही अपनी बंदूकों समेत विराजमान थे, लेकिन उनमें से किसी को फाक्सी पर शुबा न हुआ और वह दंदराते हुए शेरशाह से भी गुजर गए। गुनपार्टी से जरा पहले सड़क वीरान थी। आसपास कोई ख्वाजा फरोश या छोबड़ा होटल भी नहीं था। लिहाजा तारक के इमाम पर कार सड़क से उतार कर कच्चे में झाड़ियों के करीब रोक दी और चाबी एक्सटेंशन में लगी छोड़कर वो तीनों थोड़े थोड़े वक्फे से उतरकर मुख्तलिफ समतों में चल पड़े। तारक के सितारे अच्छे थे कि सड़क कबूल करते ही उसे एक खाली रिक्शा में किया। हालांकि ड्राइवर उसी तरफ जा रहा था, मगर फिर भी नाजमाबाद को जाने के लिए मीटर से 2 रुपए जायद का मुतालबा कर डाला, जो तारक को मंजूर करना पड़ा और वह हवाई घोड़ा उसे लेकर बरवफ्तारी से आगे रवाना हो गया। आते हुए सारे रास्ते तारक का व्हीकल पट्टियों में धड़कता रहा था, क्योंकि वो लोग वापसी में एक लाश के साथ सफर कर रहे थे और अगर रास्ते में कहीं भी रोक लिए जाते तो गुलगुलासी नामुमकिन थी। मगर इस बार उसका दिल शेर था और वो खुद उस आसान गुलगुलासी पर खुश था, लेकिन उस खुशी में भी उसने अपना बुनियादी असूल फरामोश नहीं किया था। फिजाए वारदात से मुजरिम को बराह रास्त फिर टिकाले का रुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर पुलिस के एहलकार कड़िया मिलाते मिलाते उस नुक्ते के सहारे मुजरिम को बेनकाम करने में कामयाब हो जाते। उसका इरादा था कि नाजमा आबाद उतरकर बस के जरिए लसबेला जाएगा और वहां ईरानी के होटल में लंबे पानी वाली कड़क चाय पीकर घर रवाना होगा, लेकिन रिक्शा की दम तोड़ती रफ्तार ने उसके पुरस्कून मंसूबों का तसलसल तोड़ दिया। ड्राइवर इंजन को न्यूट्रल करके किसी का नाम लिए बगैर बेमकसद मुअल्लज़ात बक्के जा रहा था और फिर तारक को उसकी बरहमी का जवाब भी नजर आ गया। अगला जोक आने वाला था, मगर उससे जरा पहले पैरे पर मामूर एक सिपाही अपनी बंदूक हाथ में थामे उस तरह सड़क के वस्त में खड़ा हुआ था। जैसे उस तक पहुंचने से पहले रिक्शा न रोका गया तो वो बंदूक का कुद्दा मार कर उसे पीछे उलट देगा। रिक्शे की रफ्तार के साथ ही ड्राइवर की आवाज भी धीमी होती चल गई
और जब उसने बाएं तरफ बिजली के खंभे के करीब कच्चे में उतार कर रिक्शा रोका तो उसकी खुश मिजाजी भी बहाल हो चुकी थी। फौरन ये दो सिपाही रिक्शे की तरफ लपके और गर्दनें लंबी करके यूं तारक के इर्द गिर्द साधने लगे जैसे वो अपनी बगल में कोई एटम बम छुपाए रही जा रहा हो। नीचे उतरो। एक सिपाही अपने मूंछ को बल देते हुए कड़कदार आवाज में तारिक से गोया हुआ और वो बेचुच रात नीचे उतर गया। किधर जा रहे हो इतनी रात को? वह स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अपनी इश्तवा अंगेज निगाहें तारिक के चेहरे पर मरकूज कर कमाने के लिए जंबोरा। अरे जाना कहाँ है? नाजम आबाद जा रहे हैं संतरी बादशाह। रिक्शा ड्राइवर ने खुशामदादा लहजे में दखल अंदाजी की। दूसरा सिपाही उसकी गद्दी पर हाथ जमा कर कहा, नाजमाबाद। तारिक ने अपने चेहरे में प्रवस्त होती हुई तारकार दिगाहों का सामना करते हुए हत्तुल इम्कान नरमी से जवाब दिया और कहा, जा रहे हो इतनी रात को? और नागदाना नजरों से तारक के सरापा का जायजा लेते बोला, एक दोस्त की तरह से हाथ सर पर रखो। दूसरा सिपाही भी अपने साथी की मदद को आ गया और तारक के हाथ बुलंद होते ही उसकी तशरीह तलाशी लेने में मसरूफ हो गया। उनमें से कोई भी उसके हाथों पर चढ़े हुए जिंद की रंगत के दस्तानों को देखने में कामयाब नहीं हो चुका था, लेकिन तलाशी लेने वाले ने उसकी जेब से सारी रकम निकाल ली। सिपाही ने नोट गिरे और 200 की रकम अपनी जेब में डालकर 22 रुपए तारिक को थमा दी और बाकी रकम तारिक ने उसका जब्त करते हुए नर्म आवाज में एहतजाज किया, पकड़ो इसे। वो तारिक को जवाब देने के बजाय अपने साथी से मुखातिब पर बोला, 109 पे अंतर करेगी इस आवारा गर्द को। वारदात की मौका तलाश करता फिर इतनी रात को और फिर हमारे मुंह लगता है और इस क्रिवी की रसीद कहाँ है? दूसरे सिपाही भी आसपास मैदान साथ देखते हुए तारिक की बाईं कलाई पर छक्का मारा और रस्टवाच उतार कर उसका मुआयदा करता हुआ बोला, सूरत भिकारियों जैसी और चीकू लगाए घूम रहा है। मुझे तो ये बेचौरी की मालूम होती है, ये मेरी अपनी है। तारिक गुस्से और बेबसी के आलम में बोला, कोई रसीद साथ नहीं लिए फिरता, तुमने समझा क्या मुझे? लगाओ जी 109 इस पर। उसने बंदूक कंधे से लगाते हुए कहा, अवलाद का चुकीन मालूम होता है, बेच बढ़ेंगे तो सब कबूल कर लेगा। उसी को रिक्शा ड्राइवर अपनी शिस्त से उतर आया और तारिक की कमर में हाथ डाल कर उसे पुचकारते हुए अंदरदाना लहजे में बोला, आ जाओ बाबू जी, क्यों संतरे बादशाहों से उले जाइयो, अवलाद ले गया तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तारिक भी बसीदे सिपाहियों को घूरता हुए रिक्शे में जा बैठा और ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करके आगे दौड़ लगा दी। किसी सिपाही ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हारा मुकद्दर खराब था बाबू, ड्राइवर हमदर्दाना लहजे में बोला। घड़ी और पैसे तो गए ही थे, ज्यादा बहस करते तो छटाक बार चरस तुम्हारी जेब में डालकर बरामद कर लेते और अवलाद में बंद कर देते। रात बेरात रिक्शा टैक्सी में सफर करना इसीलिए लोग छोड़ रहे हैं। आप प्राइवेट कार में लाश लेकर भी शहर में घूमते रहो तो कोई माई का लाल तुम्हें नहीं रोकेगा। उसके आखिरी तबसरे पर तालिब शोका मगर फिर पुरस्कीन हो गया क्योंकि रिक्शा ड्राइवर ने वो बात महज मिसाल के तौर पर कही थी। रिक्शा ड्राइवर खासा शरीफ साबित हुआ। तारिक ने आजमाबाद उतरा तो उसने मीटर से 2 रुपए तो कुछ असल किराया भी लेने से इनकार कर दिया। ज़हनी तौर पर वो इस कदर बरागंदा था कि रात को खासी देर तक कोशिशों के बाद सोने में कामयाब हो सका, लेकिन उसे पूरी तरह सोने का मौका न मिल सका। कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही उसे छेड़ा गया था। ये उसे याद ना आ सका, अलबत्ता आंख खुली तो कमरे में 0 वाट के बल्ब की मध्यम से रोशनी में एक जिस्म इंसानी उसके मज़ारी के करीब मौजूद था। अचानक तारिक के दिल की धड़कनें तेज हुई और वो के बाहर जिस्म के सारे मसामों से ठंडा ठंडा पसीना बह निकला। घबराओ नहीं, तो तुम्हारा दोस्त हो, अजनबी ने भारी और धीमी आवाज में कहा। बिस्तर छोड़कर अपने औसान दुरुस्त करो, तुमसे कुछ अहम गुफ्तगू करनी है। उसके लबो लहजे और तौर तरीके से गहरा इत्मीनान चलक रहा था। जैसे तारिक के कमरे में घुसने से उसने पूरी आवारत का जायजा लेकर उसकी तन्हाई का अंदाजा लगा लिया हो और अब किसी की जानिब से दखल अंदाजी का कोई खौफ न हो। तारिक ने बिस्तर सूटते हुए मुतजस्सिस निगाहों से उसका जायजा लिया तो ये देखकर उसे खासा सुकून हासिल हुआ कि अजनबी के दोनों हाथ उसके पहलुओं में झूल रहे थे। अगर वो किसी बुरी नीयत से उसकी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ होता तो उसके किसी इस्तरारी अवन से अपने बचाव के लिए कोई 1000 जून संभाले होता। उस तो मसारी के सरहद झूलता हुआ सुई तबाह कर ख्वाबगाह रोशन करती। वो दराजगामुत और सेहतमंद आदमी था जिसकी आंखों में उस वक्त ख्वाबनाक उदासी दे टेरे डाले हुए थे। उसका चेहरा हद दर्जा खौफनाक और कई जगह से कटा पटा हुआ था। बदन पर खाकी पतलून और उसी रंग की सस्ती सी जैकेट चढ़ी हुई थी। मजबूरी तौर पर वो तारिक को कोई अच्छा आदमी नहीं नजर आया। उसका ज़हन फौरी तौर पर अपने पार्टी से बाहर बेचाने वाले कत्ल की दलेराना वारदात की तरफ भटक गया। उसे सोचा कि अगर उसकी हिफाजत के लिए किसी एक आदमी को मामूर किया गया होता तो शायद वो इतनी बेखौफी से मुश्तबा आदमी को गोली का निशाना न बना पाता और फुटपाथ पर दम तोड़ने के बजाय दीवार पर बदस्त तारिक तक पहुंच गया होता। उसे में इख्तियार उस बनवाश नुमा आदमी की जात में अपलाहियत से महसूस होने लगी। तो बैठ वो मैं जरा मुंह पर पानी के 2 छींटे मार कर आता हूँ। तारिक ने बिस्तर से उतरते हुए कहा और खुद मुल्हक का बाथरूम में घुस गया।